हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर, उस कंडक्टर में ए टू बी करंट फ्लो हो रहा है, राइट। अब ए टू बी करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर ए पॉइंट पे मिलने वाला जो पोटेंशियल है वो है वी ऑफ ए, एंड बी पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल है वो है वी ऑफ बी, राइट। ये दोनों पोटेंशियल है। तो यहाँ पर हम लोग जो करंट फ्लो हो रहा है अगर ए टू बी हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक रिलेशन होगा उन दोनों के बीच, वो होगा वी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन वी ऑफ बी, राइट। अब ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा तभी ही करंट ए टू बी फ्लो होगा, राइट। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड करें ए और बी एंड्स के बीच, तो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला होगी वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट। क्योंकि ये डिफरेंस पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि वी ऑफ ए की वैल्यू ज़्यादा होगी वी ऑफ बी के हिसाब से, राइट। अब मान लीजिए कि डेल्टा टी जितना टाइम इंटरवल है, तो डेल्टा टी जितने टाइम इंटरवल में मान लीजिए कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि डेल्टा क्यू है, जो कि ए टू बी फ्लो हो रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू उसकी फॉर्मूला होगी करंट विच फ्लोज फ्रॉम ए टू बी इनटू डेल्टा टी। जो टाइम इंटरवल है उतने टाइम इंटरवल में करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज ए पे, चार्ज ए पॉइंट पे, उस पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी पहले हम लोग ए पॉइंट पे के बारे में बात करेंगे तो वो होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो वो देगा हमें पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अगर बी पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो बी, तो क्यू इंटू पोटेंशियल एट बी पॉइंट, राइट। ये फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फाइंड करेंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, so delta u potential, right, is equal to now final potential energy मतलब कि uf माइनस यू आई, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंस देखना है तो यूएफ मतलब कि जो करंट है वो तो लास्ट में बी पॉइंट पे पहुँचने वाला है, तो मैं यहाँ पर जो हमारा डेल्टा क्यू है उसको सब्जेक्ट बना देता हूँ। तो डेल्टा क्यू कॉमन ब्रैकेट वी ऑफ बी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, राइट। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें नेगेटिव मिलेगा क्योंकि ये जो भी हमें डिफरेंसेस मिलेंगे ये डिफरेंसेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है, राइट। तो डेल्टा क्यू की अब मैं वैल्यूज़ रखूँगा यहाँ पर, तो डेल्टा क्यू आगे हमने देखा था उसकी फॉर्मूला थी माइनस एज इट इज़ आई इंटू डेल्टा टी एंड वी एज इट इज़। अब ये जो भी वैल्यू होगी वो लेस देन ज़ीरो होगा क्योंकि यहाँ पर हम जो भी फाइंड कर रहे हैं वो नेगेटिव में मिल रहा है, तो इसीलिए वो आंसर नेगेटिव में होगा। अब यहाँ पर अगर चार्ज किसी भी बिना कॉलिजन के कंडक्टर के अंदर मूव हो रहे हैं तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी कुछ ना कुछ मिलेगी, राइट। काइनेटिक एनर्जी भी अनचेंज होगी। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, तो वहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगी, वो होगी डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू पोटेंशियल, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। तो अब मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला यहाँ पर लिखूँगा, ये हमारे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है डेल्टा यूपी, तो वो अंदर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में रखेंगे तो डेल्टा के की फॉर्मूला यहाँ पर मिलेगी एंड दैट इज इक्वल टू आई इंटू वी डेल्टा टी, राइट। तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा क्योंकि वो ज़ीरो से मतलब बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा,
तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव मिलने वाली है, राइट। तो यहाँ पर चार्जेस कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, राइट। अब हमने आगे देखा था कि हम लोग एवरेज मतलब कि जो चार्ज कैरियर्स है जो वहाँ पर एक्सेलरेट नहीं होते वो वहाँ पर स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। वो इसलिए मूव करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो आयंस हैं, एटम्स हैं, तो वहाँ पर ड्यूरिंग मोशन आयंस और एटम्स के साथ उनके कॉलिजन्स होते हैं। अब ये जो कॉलिजन होते हैं वहाँ पर जो चार्जेस है वो एनर्जी गेन करते हैं, राइट। अब जब कभी भी एटम्स विगरसली वाइब्रेट होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स तो कंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट आती है, क्योंकि वाइब्रेशन से फ्रिक्शन आता है और फ्रिक्शन से हीटिंग इफेक्ट आएगी। सो जो एक्चुअल कंडक्टर है, राइट, उसमें जो एनर्जी है वो एज अ हीट एनर्जी उसकी डिसिपेट हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर जो कंडक्टर है उसकी हीट एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे ड्यूरिंग इंटरवल डेल्टा टी। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सिस्टम है जहाँ पर आर जितना रेजिस्टेंस एक्सटर्नली कनेक्टेड है, राइट। तो जब कोई भी करंट फ्लो होगा तब वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पर जो वर्क में चेंज आएगा, सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू उसकी फॉर्मूला होगी आई डेल्टा टी इंटू वी, राइट। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव की थी तो वही चेंज यहाँ पर भी हमें मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर जो एनर्जी है, एनर्जी डिसिपेट होगी पर यूनिट टाइम, राइट। तो पावर की फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। पावर की फॉर्मूला क्या होगी, तो वो होगी P इज इक्वल टू चेंज इन वर्क अपॉन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वर्क इन टाइम इंटरवल, राइट। पावर की सेकेंड फार्मूला इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म वो होती है P इज इक्वल टू V इंटू आई, मतलब कि वोल्टेज इंटू करंट, राइट। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। और V इज इक्वल टू आई आर को हम लोग इस मेन इक्वेशन में रखें तो हमारी फॉर्मूला थोड़ी चेंज होके P इज इक्वल टू, अब V की फॉर्मूला रखेंगे तो I दो बार आएगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर। तो ये हो गई इलेक्ट्रिकल पावर की फॉर्मूला और इसको पावर लॉस बोलेंगे और दूसरा उसका नाम देंगे ओमिक लॉस। अब पावर का दूसरा फॉर्म भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर मैं आई की यहाँ पर वैल्यू रखूँ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो आई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी अपॉन आर आएगा और वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो वहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूला सेम है बट फॉर्म अलग अलग है। तो ये एक हमारा पावर लॉस या फिर ओमिक लॉस हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टर के अंदर। जब कभी भी हम लोग उसको आर रेजिस्टेंस, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आर है और जब उसमें से आई जितना करंट फ्लो होगा तब इतना पावर लॉस होता है, राइट। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, राइट। तो आपने देखा होगा कि जो बल्ब होते हैं वो थोड़े से गर्म होते हैं, क्यों? क्योंकि वो बल्ब का खुद का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। अब जब करंट उसमें से फ्लो होता है तो कुछ लॉस होता है हीट के फॉर्म में, तो इसलिए बल्ब थोड़े से गर्म हो जाते हैं क्योंकि उनका खुद का एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसे ही सारे कंडक्टर्स भी उनके कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होंगे ही, उस हिसाब से वहाँ पर कुछ लॉस हमें मिलेगा पावर का और वो लॉस एज अ फॉर्म ऑफ हीट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अगर पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में या फिर रूरल एरिया में जो पावर ट्रांसमिशन होते हैं, पावर स्टेशन टू घर तक जो पावर आती है वहाँ पर हम लोग बहुत लंबे लंबे वायर्स यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली जो भी हमने कंडक्टर यूज़ किया है उस वायर में तो उसका कुछ रेजिस्टेंस है। अब जब उस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है तो ऑलवेज़ वहाँ पर उस करंट का थोड़ा सा पोर्शन हीट में कन्वर्ट होगा, राइट। तो हीट में कन्वर्ट होने की वजह से वहाँ पर वो वायर भी गर्म होगा। तो वो कम्प्लीटली हमारे लिए तो लॉस ही है, हमें तो पूरा का पूरा पावर ही चाहिए, बट फिर भी हीट में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे लिए वो पूरा लॉस है।
तो उस लॉस को हम लोग अगर फाइंड करें, मान लीजिए कि हमारे जो वायर्स है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है RC, राइट। पहले मैं पावर की फॉर्मूला लिखता हूँ, तो पावर की बेसिक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI, राइट। अब P इज इक्वल टू VI में अब मैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, जो वायर्स का रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि वो है हमारा RC जितना रेजिस्टेंस, RC मतलब रेजिस्टेंस ऑफ केबल, राइट। तो तब जो पावर लॉस होने वाला है उसकी वजह से, उसकी फॉर्मूला में लिखूं तो वो होगी PC इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू RC, राइट। अब मैं इस फॉर्मूला में से I को अगर सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू P अपॉन V, उसको इस फॉर्मूला में रखें तो फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगी और हमें मिलेगा PC, मतलब कि पावर लॉस इन केबल इज इक्वल टू P स्क्वेयर अपॉन V स्क्वेयर इंटू RC, राइट। तो ये पावर की फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो पावर वेस्ट हो रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वेयर है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसमिशन केबल्स हैं पावर स्टेशन से हमारे घर तक, वो बहुत ही लंबे डिस्टेंस पे होते हैं, तो उनके रेजिस्टेंस RC होंगे। तो अगर मुझे PC मतलब कि लॉस ऑफ पावर अगर रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें ऑब्वियसली PC को रिड्यूस करने के लिए V की वैल्यू इंक्रीज़ करनी होगी, तभी PC डिक्रीज़ होगा, राइट। तो उसको इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करने वाले, ट्रांसफॉर्मर से हम लोग वोल्टेज इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए कि अगर मैं पावर स्टेशन से जब पावर निकलता है तो मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ करता हूँ, राइट। इंक्रीज़ करने के बाद हमारे घर तक जब पावर पहुँचता है तब उतना ज़्यादा वोल्टेज हमारे डिवाइसेस कैपेबल नहीं है कि जिससे वो उतना सारा वोल्टेज यूज़ कर पाए। तो इसीलिए घर पे आने के बाद उसको वापस से वोल्टेज को डाउन करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज एंड पैरेलल। ओके, तो पहले यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। हमने सेकेंड चैप्टर में कैपेसिटर के बारे में ये पढ़ा था, कैपेसिटर सीरीज़ में थे और वो पैरेलल में थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है ये। ओके, तो पहले सीरीज़ की बात कर लेते हैं। तो सीरीज़ मतलब कि जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी फॉर्मूला में लिखूँ तो वो होगी V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने बात की है, राइट। पोटेंशियल अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर R2 की बात करें तो पोटेंशियल अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस, तो वो है V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, राइट। फिर टोटल पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों का समेशन, राइट। अब वैल्यूज अंदर रखें तो फॉर्मूला हमें मिलेगी इज इक्वल टू V1 क्या है IR1 एंड प्लस V2 IR2, राइट। अब दोनों में से I कॉमन निकलेगा तो इज इक्वल टू I कॉमन ब्रैकेट R1 प्लस R2। तो ये टोटल वोल्टेज फार्मूला होगी, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन R1 एंड R2। अब हम यहाँ पर मतलब I को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो I को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँ तो V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, राइट। तो V अपॉन I, तो ये जो हमें फार्मूला मिल रही है वो इक्विवेलेंट की फार्मूला मिल रही है, मतलब कि रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। तो सीरीज़ कनेक्शन में जब कोई भी रेजिस्टेंस हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना हो तो हमें करना है समेशन, सबका एडिशन करना है तो इक्विवेलेंट मिल जाएगा। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट है वो उसमें तीन रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है,
तो तीन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, तो मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू, टोटल फॉर्मूला होगी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो टोटल पोटेंशियल, राइट। अब यहाँ पर तीनों ही टर्म्स में से I को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, मतलब कॉमन निकालूंगा, तो I कॉमन और फॉर्मूला मिलेगी R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट, तीनों का समेशन। अब यहाँ पर भी हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो हमें समेशन करना है, तभी हमें इक्विवेलेंट मिलेगा। अब मान लीजिए कि मेरे पास जो रेजिस्टेंसेस है वो n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, तो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट अगर फाइंड करना है तो R इक्विवेलेंट जब सभी सीरीज़ में कनेक्टेड है तब की यहाँ पर बात हो रही है, तो R1 प्लस R2 प्लस अप टू कब तक जाना है, तो प्लस R n तक जाना है, क्योंकि n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस है तो वहाँ पर n तक जाएंगे, राइट। ओके, अब हमारा कनेक्शन है पैरेलल, तो दो रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो करंट है उसको बहने के लिए दो रास्ते हैं, बट सीरीज़ में करंट को बहने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, राइट। तो वहाँ पर वोल्टेज इज़ वेरिंग करते थे सीरीज़ में, और यहाँ पर करंट वेरिंग कर रहे हैं पैरेलल में, तो वोल्टेज यहाँ पर कांस्टेंट मिलेगा। तो करंट वेरिंग कर रहे हैं, इस हिसाब से यहाँ पर जो करंट की फॉर्मूला होगी तो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब के सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल करंट्स, राइट। तो टोटल करंट हमें मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर फर्स्ट करंट इनटू रेजिस्टेंस करेंगे तो वो वोल्टेज फॉर्मूला मिलेगी, तो V इज इक्वल टू I1 R1। सिमिलरली वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो अगेन V इज इक्वल टू I2 R2, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, राइट। अब यहाँ पर दोनों फार्मूला में से I1 और I2 को सब्जेक्ट बनाएंगे और मेन इक्वेशन में रखेंगे, तो इसमें से I1 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो V अपॉन R1, I2 को सब्जेक्ट बनाएंगे V अपॉन R2, और दोनों को यहाँ पर रखें तो टोटल अब जो फॉर्मूला होगी वो होगी टोटल करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, राइट। एंड V को यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, राइट। तो दोनों ही टर्म्स हमें मिलेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब यहाँ पर ये हमने इक्विवेलेंट फाइंड किया, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं I अपॉन V लिखूँ, मतलब कि V को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो V को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो वहाँ पर फॉर्मूला मिलेगी I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, एंड I अपॉन V मतलब 1 अपॉन R, राइट, वो उल्टा है, तो 1 अपॉन R। अब ये हो गया इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, राइट। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे जब कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है, राइट। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो तीन दिए गए हैं, राइट। तीन रेजिस्टेंस है, पैरेलली कनेक्टेड है, तो तीन रास्ते हैं, मतलब कि तीन अलग अलग करंट्स मिलने वाले हैं, तो सभी करंट्स का समेशन, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो तीनों का यहाँ पर समेशन होगा, राइट। अब तीनों के वोल्टेज सेम होंगे, तो तीनों के अगर वोल्टेज सेम है तो फर्स्ट V इज इक्वल टू I1 R1, देन V इज इक्वल टू I2 R2, एंड देन थर्ड वोल्टेज वो भी सेम होगा I3 R3, राइट। अब यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअली करंट की वैल्यूज़ को अगर सब्जेक्ट बना के फिर मेन इक्वेशन में रखें
तो यहाँ पर फॉर्मूला हमें मिलेगी टोटल करंट आई इज इक्वल टू पहला तो आई वन को सब्जेक्ट बनेंगे तो वी अपॉन आर वन मिलेगा प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री, राइट। अब इस फॉर्मूला में से मैं वी को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो वी सब्जेक्ट, तो फॉर्मूला होगी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। और लेफ्ट हैंड साइड मतलब वी को अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो आई अपॉन वी आ जाएगा, तो फॉर्मूला होगी आई अपॉन वी इज इक्वल टू एज इट इज़ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। और लेफ्ट हैंड साइड जो आई अपॉन वी है वो एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, तो 1/R इक्विवेलेंट है वो इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्मूला जब तीन रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। बट मान लीजिए कि हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, तो तब इक्विवेलेंट फॉर्मूला होगी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू n नंबर्स तक है तो 1/Rn हो जाएगा, राइट। तो n नंबर्स तक रेजिस्टेंस जब पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स के समेशन करने हैं। अब अगर हमारे पास मिक्स्ड अप रेजिस्टेंसेस है, जैसे कि यहाँ पर पैरेलल भी है और उनका सीरीज़ कनेक्शन भी है, मतलब कि पैरेलल का जो इक्विवेलेंट होगा वो इक्विवेलेंट इस रेजिस्टेंस R1 के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होगा, राइट। तो उनका इक्विवेलेंट कुछ इस हिसाब से होगा और फिर ये और ये सीरीज़ में कनेक्ट होंगे, फिर लास्ट में हमें पास लास्ट वाला टोटल इक्विवेलेंट हमें मिलेगा। तो तब रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट किया जाए, क्या फॉर्मूलाज अप्लाई किया जाए, राइट। तो पहले हमें ईजीएस्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर पहले ये और ये हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि ये अलग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो पहले ये चीज़ हमें दिख रही है कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, तो पहले पैरेलल कनेक्शन का यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा। तो उसका सिंप्लीफिकेशन पहले करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट 2 3 का यहाँ पर हो रहा है तो 2 3 इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स मतलब कि 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। अब R इक्विवेलेंट लेंगे तो R इक्विवेलेंट 2 3 इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन अपॉन समेशन, मतलब कि ये रेसिप्रोकल्स का ही हमने सिंप्लीफिकेशन किया है R2 इंटू R3, राइट, अपॉन R2 प्लस R3। तो ये इक्विवेलेंट हुआ, ये हमने फाइंड आउट कर दिया। अब ये दोनों ही सीरीज़ कनेक्शन है तो दोनों में समेशन हो जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पर टोटल इक्विवेलेंट मतलब कि R इक्विवेलेंट कितने रेजिस्टेंस है 1 2 3 तीनों के, तो इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट ऑफ 2 3 प्लस R1, राइट। तो ये टोटल इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि मुझे टोटल करंट फाइंड करना है तो टोटल करंट की फॉर्मूला होगी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 2 3 इज इक्वल टू वी अपॉन R1 सीरीज़ में था तो वो समेशन में होगा प्लस यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है, राइट। तो पैरेलल में इसीलिए मल्टीप्लिकेशन अपॉन समेशन R2 प्लस R3, राइट। तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा तो इज इक्वल टू वी, सिंप्लीफिकेशन में LC लेंगे R2 प्लस R3 का तो वो ऊपर चला जाएगा तो R2 प्लस R3, राइट, अपॉन यहाँ पर LC लेंगे तो R1 इंटू R2 प्लस R1 R3,
राइट, प्लस लास्ट टर्म होगा R2 R3, राइट। तो ये हमें लास्ट में करंट की फॉर्मूला में मिलेगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने सिंपल डिवाइस की बात की, राइट। अभी हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे। तो सेल बेसिकली 2 इलेक्ट्रोड से बना हुआ होगा, वन पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, राइट। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और दोनों को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमने रखा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब H2SO4, जो भी आयंस वाले सॉल्यूशन है वो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। तो दोनों को सॉल्यूशन में रखने के बाद वहाँ पर चार्जेस का एक्सचेंज होने वाला है, राइट। इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच यहाँ पर चार्जेस का जो बोलते हैं जो ट्रांसफ़र होगा चार्जेस का, उन दोनों के बीच एक्सचेंज होने वाला है। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उसका जो पोटेंशियल है उसकी बात करें तो वो V पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव का जो पोटेंशियल होगा उसका पोटेंशियल V नेगेटिव होगा, राइट। V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव। ऑब्वियसली V पॉजिटिव जो है वो 0 से ज़्यादा है, बट V नेगेटिव की वैल्यू वो नेगेटिव मिलेगी, और अगर मैं सिर्फ V नेगेटिव की बात करूँ तो वो 0 से ज़्यादा या फिर 0 जितना हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर A और B की बात करें तो यहाँ पर जो V पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोड और A पॉइंट के बीच मिलने वाला पोटेंशियल है, मतलब कि P2A हम लोग ले सकते हैं, और यहाँ पर N2B लिख सकते हैं। N2B मतलब वो जो पोटेंशियल है वो V नेगेटिव का पोटेंशियल है, राइट। अब यहाँ पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूँगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा P और N के बीच। तो ऑब्वियसली वो होगा V पॉजिटिव माइनस नेगेटिव ऑफ V नेगेटिव। तो यहाँ पर उसकी फॉर्मूला हो जाएगी इज इक्वल टू V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पर इस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे वो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं EMF शॉर्ट में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। और उसका जो सिंबल है वो बेसिकली E है, एप्साइलॉन बोलते हैं इसको, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं एप्साइलॉन इज इक्वल टू V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव विच इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली फोर्स नहीं है, उसके नाम में भले ही फोर्स आता है बट वो एक पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। अब यहाँ पर हम लोग एप्साइलॉन को समझने के लिए हम लोग रेजिस्टर R कनेक्ट करेंगे, जो कि सेल के अक्रॉस हमें कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर कैपिटल R कनेक्ट किया हुआ है, राइट। तो जैसे ही हम लोग कैपिटल R कनेक्ट करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगी, और I जितना करंट यहाँ पर दिख रहा है, I जितना करंट फ्लो होगा, राइट। अब I जितना करंट C2D फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस में से जाकर, तो यहाँ पर करंट N2P मतलब कि जो चार्जेस है वो फ्लो हो रहे हैं N2P, बट करंट फ्लो होगा P2N आउटसाइड, राइट। तो यहाँ पर टोटल अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वहाँ पर फाइनाइट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइट की बात की तो सेल का खुद का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए कि R जितना है, राइट। तो यहाँ पर जो सिचुएशन की बात करें कि जो कैपिटल R है, तो कैपिटल R अगर हम लोग इनफाइनाइट ले लेते हैं, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए कि वो इनफाइनाइट है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला I, राइट, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R के हिसाब से अगर R इनफाइनाइट है तो हमें I की वैल्यू मिलेगी 0, क्योंकि वहाँ पर तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा, आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, राइट। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे P और N के बीच, जब रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ उसके बाद वाला पोटेंशियल। तो
यहाँ पर टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड A प्लस दूसरा पोटेंशियल क्या होगा, पहले P और A का बीच का पोटेंशियल, फिर A एंड B के बीच का पोटेंशियल, एंड थर्ड वन राइट प्लस B और N के बीच का पोटेंशियल। तो तीन पोटेंशियल जुड़ गए यहाँ पर राइट, और तीनों का ही यहाँ पर हमें समेशन मिलेगा और वो होगा एप्सिलॉन जितना, मतलब कि बैटरी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने फॉर्म किया है उसका जो भी ईएमएफ होगा उतना ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है राइट। तो ये जो ईएमएफ है पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो ईएमएफ जितना होगा जब कभी भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्योंकि करंट फ्लो होगा तो वहाँ पर पोटेंशियल थोड़ा सा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रोलाइट सेल की भी अपनी खुद की एक इंटरनल रेजिस्टेंस है राइट। तो जब कभी भी आर फाइनाइट होगा और आई अगर ज़ीरो नहीं होगा तब पी और एन के बीच में मिलने वाला पोटेंशियल, उसकी फॉर्मूला अब लिखेंगे तो तब की पोटेंशियल V इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला होगी V प्लस V माइनस तो था ही, बट एक टर्म ऐड हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, नेगेटिव I जो कि करंट है, और R स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब हमने आगे तो फाइंड किया ही था कि जो V प्लस प्लस V माइनस है वो हमारा EMF है, तो E माइनस IR आ जाएगा। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हैं राइट। तो इस कैलकुलेशन में हमारा जो बेसिक ईएमएफ है दैट इज़ वेरी मच ग्रेटर देन IR। जो इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से जो पोटेंशियल मिल रहा है वो ईएमएफ से बहुत ही ज़्यादा होता है राइट। ड्राई सेल का भी खुद का एक ईएमएफ होगा। हम लोग जो ड्राई सेल्स यूज़ करते हैं जो कि पेंसिल सेल्स होते हैं राइट, तो ये ड्राई सेल्स होते हैं राइट। अब जब कभी भी हम लोग आर रेजिस्टेंस में से आई जितना करंट फ्लो होगा तब मैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर्मूला लिखूँगा V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल R राइट, सिंपल फार्मूला। तो ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। इस टर्मिनल वोल्टेज की फार्मूला को हम लोग इस फार्मूला में रखेंगे V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर वाली फार्मूला में। तो V की फार्मूला क्या है, तो V की फार्मूला है यहाँ पर आई आर, तो उसकी जगह पर हम लोग आई आर रखें तो फार्मूला में चेंजेस आएंगे आई आर, और राइट हैंड साइड है ई माइनस आई स्मॉल आर राइट। अब आई को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैं इस आई आर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा, वो होगा आई आर राइट प्लस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई, और फिर लास्ट में मैं आई को सब्जेक्ट बनाऊंगा। आई जो हमें मिलेगा वो करंट होने, जो फ्लो होने वाला करंट है राइट, वो हमें फॉर्मूला में मिलेगा। तो उसकी फॉर्मूला मिलेगी आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर राइट। तो ये फ्लो होने वाला करंट है, उसकी फॉर्मूला है राइट। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो हमें मैक्सिमम करंट फाइंड करनी है, मैक्सिमम करंट फाइंड अगर करनी है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट ही नहीं किया, तो मैक्सिमम करंट तब मिलेगा क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर नहीं होगा तो करंट की यहाँ पर फॉर्मूला वो हो जाएगी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट नहीं किया तो तब करंट हमें मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम परमिसिबल करंट, तो वो होगा E अपॉन आर राइट। तो ये जो करंट है वो मैक्सिमम एलो करंट होगा जो कि जिसकी वैल्यू जो सेल है उसको डैमेज करने से बहुत ही ज़्यादा कम होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स is connected to a 16 volt battery with internal resistance of 1 ohm as shown in figure. Compute the equivalent resistance of the network. तो यहाँ पर हम लोग equivalent resistance find करेंगे राइट। तो पहला जो कनेक्शन है आप देख सकते हो यहाँ पर पैरेलल
फिर उसके साथ ये सीरीज़ में है और फिर ये पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल फाइंड करने के बाद तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में आ जाएंगे। तो पहले हम लोग ये पैरेलल फाइंड करेंगे, फिर ये पैरेलल फाइंड करेंगे और फिर तीनों का सीरीज़ कनेक्शन फाइंड करेंगे। तो जब कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे और सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो उनका इक्विवेलेंट फाइंड करना बहुत ही इजी हो जाएगा। हमें डायरेक्ट जब कभी भी सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो डायरेक्ट हम लोग उनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन समेशन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसकी फॉर्मूला होगी 16/8, तो ये हो जाएगा 82। तो 2 ओम इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ दिस रेजिस्टर्स। अब इसका फाइंड करेंगे तो वहाँ पर आर सी डी लिखेंगे, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो 12 इंटू 6/12 + 6, राइट। तो यहाँ पर उनकी कैलकुलेशन होगी 72/18, राइट। तो इज इक्वल टू 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो 4 ओम सी डी के बीच का रेजिस्टेंस। अब तीनों ही सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो तीनों ही अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो तीनों का डायरेक्ट समेशन, तो आर टोटल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी डी। तो तीनों का समेशन हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। आर इज इक्वल टू आर ए बी है वो हमें मिला 2, बी सी है 1 और सी डी है 4। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट तीनों का समेशन वो मिल रहा है हमारे यहाँ पर हमें 7 ओम। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारे सर्किट की, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू 16 वोल्ट बैटरी अगेन एज शोन इन फिगर, ऑब्टेन दी करंट इन ईच रजिस्टर। अब सबका इंडिविजुअल हमें करंट फाइंड करना है, राइट। तो पहले मैं करंट की फॉर्मूला रखता हूँ। करंट की फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू, हमने आगे देखा था ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, राइट। तो इज इक्वल टू ई एम एफ, टोटल ई एम एफ यहाँ पर 16 है बैटरी का, तो 16 अपॉन जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हमने फाइंड किया था वो है 7, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है वो है 1, राइट। तो इसकी कैलकुलेशन होगी 16/8, मतलब कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 2 एम्पियर। तो जो टोटल करंट है वो 2 एम्पियर जितना है, राइट। अब यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस मतलब कि ए बी बीच के जो रेजिस्टेंसेस कनेक्शन है वो पैरेलल है। तो पैरेलल कनेक्शन में हमेशा जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि V1 इज इक्वल टू V2, दोनों ही सेम ही वोल्टेज है। तो पहला जो 4 ओमेगा है उसका पोटेंशियल, तो उसका पोटेंशियल तो V1, तो वो हो जाएगा I1 इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अब दूसरा तो I2 इंटू रेजिस्टेंस, राइट। तो 4 कैंसिल हो जाएगा सामने सामने, तो I1 इज इक्वल टू I2 मिलेगा। अब I1 इज इक्वल टू अगर I2 है तो वहाँ पर टोटल करंट तो हमने फाइंड कर दिया 2 एम्पियर। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला पहले लिखूँगा, तो टोटल करंट की फॉर्मूला है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के हिसाब से I मतलब 2 एम्पियर और I1 और I2 दोनों ही सेम है तो 2I1 लिखेंगे। तो यहाँ पर I1 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो I1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 एम्पियर, तो वही I2 भी हमें मिलेगा क्योंकि दोनों सेम होंगे। फिर करंट जो फ्लो होगा BC में से, तो BC में से फ्लो होने वाला करंट तो दोनों अभी अब हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर जो करंट फ्लो होने वाला है वो टोटल करंट IBC इज इक्वल टू टोटल करंट ही मिलेगा, तो वो I जितना ही होगा और वो होगा 2 एम्पियर जितना, राइट। अब थर्ड करंट की बात करेंगे CD में से, तो CD में भी वोल्टेज इज सेम है, राइट। तो यहाँ पर मैं उसकी फॉर्मूला लिखूँगा V3 इज इक्वल टू V4। तो उसकी फॉर्मूला के हिसाब से I3 इंटू 12
इज इक्वल टू I4 इंटू 6। तो 6 टू ज़ा, मतलब कि यहाँ पर फॉर्मूला होगी I4 इज इक्वल टू I3, सॉरी 2I3, राइट, 2 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ पर अब कैलकुलेशन करें तो I3 और I2 दो टोटल तो हमारे पास है ही। अगर I3 और I4 का टोटल हम लोग फाइंड करें, उसकी फॉर्मूला लिखें तो I इज इक्वल टू I4 प्लस I3। तो टोटल करंट है 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर इज इक्वल टू I4 प्लस I3। बट I4 कितना है वो वैल्यूज़ में रखें तो 2 इज इक्वल टू I4 है 2 इंटू I3 प्लस I3। तो यहाँ पर समेशन होगा 2 इज इक्वल टू 3I3। I3 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो I3 इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर, राइट। तो ये I3 मिलेगा। अब वैसे ही I4 फाइंड करें तो I4 फाइंड करने के लिए I3 को इस फॉर्मूला में रखें तो I4 उसकी वैल्यू हमें मिलेगी, वो होगी 4/3 एम्पियर, राइट। तो ये चारों के चारों करंट हमने फाइंड कर दिए, जितने भी करंट थे उसके I1 I2 फाइंड कर दिया, फिर I टोटल करंट BC में भी फाइंड कर दिया, I3 और I4 भी फाइंड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप VAB, VBC एंड VCD। तो पहला वोल्टेज ड्रॉप है VAB। तो VAB इज इक्वल टू, जैसे कि ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ की फॉर्मूला I, तो I1 इंटू आर आएगा, राइट। तो I1 इंटू आर ए बी के बीच मिलने वाला जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट, तो वहाँ पर हम लोग A टू B अगर जाएंगे तो ऊपर से भी जा सकते हैं, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होगा 4, और I1 हमने फाइंड किया था वो है 1, तो 4 इंटू 1 उसका कैलकुलेशन यहाँ पर मिलेगा 4 वोल्टेज, राइट। तो VAB वो हमें मिलेगा 4 वोल्टेज। अब यहाँ पर VAB दूसरे तरीके से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने इक्विवेलेंट फाइंड किया था, वो होता है 2 ओम। तो इक्विवेलेंट अगर 2 ओम हमने फाइंड किया हुआ था तो VAB इज इक्वल टू, यहाँ पर टोटल करंट विच फ्लोज थ्रू AB इंटू रेजिस्टेंस जो कि इक्विवेलेंट था उन दोनों के बीच। तो टोटल करंट तो 2 एम्पियर था और इक्विवेलेंट है 2, तो 2 इंटू 2 4 वोल्ट आ जाएगा। तो उस हिसाब से भी यहाँ पर 4 वोल्ट मिलेगा। अब BC से मिलने वाला पोटेंशियल, तो VBC इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 जो कि करंट फ्लो हो रहा है इनटू रेजिस्टेंस जो कि 1 है, तो यहाँ पर BC का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 वोल्टेज। फिर आता है CD, तो CD के बीच मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर टोटल जो अगर इस हिसाब से फाइंड करें तो 12 ओम एक रेजिस्टेंस है और उसमें से फ्लो होने वाला करंट, तो 12 ओम से फ्लो होने वाला करंट मतलब कि I3, राइट। अब I3 की यहाँ पर वैल्यूज़ रखें तो 12 ओम इंटू I3 है वो है 2/3, राइट। तो 3 4 ज़ा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, सो 8 वोल्टेज। दूसरे तरीके से भी VCD हम लोग फाइंड कर सकते हैं और वो है VCD इज इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग फ्रॉम C टू D और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। तो टोटल करंट है वो है 2 एम्पियर और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है 4, तो 2 इंटू 4 आंसर मिलेगा 8 वोल्टेज। तो अगेन यहाँ पर भी 8 वोल्टेज हमें मिला, राइट। अब हम लोग पूरा पोटेंशियल A टू D पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो A टू D अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो सबका पोटेंशियल का समेशन, राइट। तो सबका पोटेंशियल मतलब कि पहला था हमारा 4 वोल्ट, तो 4 प्लस दूसरा था 2 वोल्ट, 2 प्लस तीसरा है 8, तो 4 प्लस 2 प्लस 8, तो इसका समेशन हमें मिलेगा 14 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस A एंड D इज़ 14 वोल्ट, राइट। अब यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज हमें 14 वोल्ट मिला।
बट जो EMF है वो कितना है 16 वोल्ट, तो 2 वोल्ट कहाँ पर गया? तो यहाँ पर जो 2 वोल्ट है वो हमारा एक्चुअली लॉस है, तो लॉस इज इक्वल टू 2 वोल्ट, क्योंकि 16 और 14 के बीच का डिफरेंस है 2 वोल्ट। अब ये लॉस कैसे फाइंड होगा? अगर हमें दूसरे तरीके से फाइंड करना है तो ये लॉस हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि मान लीजिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसमें से तो 2 एम्पियर जितना करंट फ्लो होने वाला है, राइट? तो V इज इक्वल टू, यहाँ पर VL ले लेता हूँ जिससे हमें पता चले कि ये लॉस वाला वोल्टेज है। तो टोटल करंट तो 2 ही फ्लो होने वाला है, इन टू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो 1, तो 2 इंटू 1 उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 2 वोल्ट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा लॉस VL, राइट? तो लॉस वोल्टेज दैट इज़ 2 वोल्ट।